हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ई मेंटर्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ये भी एक पोस्ट जो आपकी सीजीएल के अंदर एग्जाम के अंदर आपको मिलती है। इसमें हम डिस्कशन जो करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस जो हमेशा की तरह हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ट्रेनिंग से होते हुए पोस्टिंग का भी डिस्कशन हम करेंगे, सैलरी, क्वार्टर्स एंड वर्क प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अपने कानों में हेडफोन और ईयरफोन लगा के बैठे ध्यान से वीडियो को देखिएगा, मैं आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। टॉपिक्स जो हम इसमें कवर करेंगे वीडियो में हमेशा की तरह जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हो। ये पॉइंट हम थोड़ा फास्ट डिस्कशन का करेंगे क्योंकि ये मोर और लेस कॉमन ही रहता है सारी सीजीएल की पोस्ट में। दूसरा हम डिस्कशन करेंगे प्रोसेस आफ्टर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के बाद ट्रेनिंग फेज, पोस्टिंग, ट्रांसफर, डेप्यूटेशन, वर्क प्रोफाइल, सैलरी एंड अलाउंस, प्रमोशन एस्पेक्ट्स, क्वार्टर्स का भी डिस्कशन करेंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है आपके पास वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको सिलेक्शन यहाँ पे दिलवा सकती है वो होगी आपके पास। पहले एग्जाम जो आपको देखना पड़ेगा वो एग्जाम है कौन सा। एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है एसएससी सीजीएल का। 4 टीयर्स होते हैं, इसमें मार्क्स नॉर्मलाइज होंगे। टीयर 3 तक फॉर्म का ऑनलाइन फिल किया जाएगा और 100 रुपीज़ फीस आपको देनी पड़ेगी या नील अगर आप क्या अदर्स कैटेगरी से यूआर और ओबीसी को यहाँ पर 100 रुपीज़ फीस पे करनी होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल बैचलर्स डिग्री आप कह सकते हैं, ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए आपके पास। और आपके पास जो फाइनल ईयर के हैं अगर उनके पास बिफोर प्रिस्क्राइब डेट है वो आपके पास क्वालिफिकेशन तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज जिसमें आपके पास परमिसेबल है वो आप देख सकते हैं एलवी और एचएच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रेस्क्राइब डेट से रिलैक्सेशन आपको दिए जाते हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल, 13 और 15 साल अकॉर्डिंग टू ईयर कैटेगरी। ठीक है, अगर यूआर में अगर पीडब्ल्यूडी है यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज है तो आपको ऐसे दिया जाएगा। अगर आप कास्ट वाइज अगर कैटेगरी ऐसे हिस्ट्री तो 5 ईयर्स का, ओबीसी को 3 ईयर्स का। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का यहाँ पर रहता है। ठीक है, कुछ और रिलैक्सेशन भी होते हैं वो आपको सीजीएल के नोटिस से आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीजीएल के एग्जाम का पैटर्न हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, टीयर 3 ईयर 1 है। ठीक है, अभी तो सारी वीडियोस में देखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत पैटर्न तो क्लियर हो गया होगा। रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश पूछी जाती है, यानी कि 4 सेक्शंस आपके पास पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन जो होते हैं इनमें 25 होते हैं, यानी कि टोटल हो गया 100 क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, टोटल मार्क्स जो हो गया आपके पास 200 हो गए क्योंकि हर क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का होता है, तो इस हिसाब से आपके पास कितना हो गया 200 मार्क्स। ठीक है, 60 मिनट्स में आपको ये पूरा कंप्लीट करना होता है। ठीक है, कोई सेक्शन कट ऑफ कुछ भी नहीं होती है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं या वीएच और ओएच कैंडिडेट हैं तो आपको 80 मिनट्स दिया था, यानी कि 20 मिनट्स एक्स्ट्रा। पैटर्न को ही कंटिन्यू करते हैं। टीयर 2 भी आपको देना पड़ता है। ठीक है, जिसमें आपके पास क्वांट यानी कि आपके पास मैथ्स पूछी जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज की टेस्टिंग होती है। 100 क्वेश्चन होते हैं आपके पास, मैक्सिमम मार्क्स 200 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स। 120 मिनट्स ईच आपको दिए जाते हैं पेपर 1 और 2 में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पेपर 3 और 4 भी होते हैं आपको। जैसे अगर आप देखा होगा तो वो आपके पास इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स का होता है। उसमें अगर आप ये पोस्ट को एम कर रहे हैं यानी कि एएसओ इन आईबी में अगर आप एम कर रहे हैं तो आपको ये देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा एग्जाम पैटर्न का टीयर 3 भी होता है आपके पास, पेन पेपर मोड में होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है आपके पास। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है 100 मार्क्स का होता है, 50 ऐसे 50 लेटर का होता है, 60 मिनट्स में आपको कवर करना होता है। अगर आप किसी डिसेबिलिटी या वीएच और ओएच कैंडिडेट है तो आपको 80 मिनट्स में ये पूरा करना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मार्क्स जो है आपके टीयर 3 तक आपके नॉर्मलाइज किए जाएंगे। नीड टू क्वालिफाई ईच टीयर इन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगर आपको अगला लेवल लिखना है या अगले लेवल के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको हर टीयर को क्वालिफाई करना होगा। टोटल मार्क्स जो आपको ये जॉब दिलवा सकते हैं, सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं वो आपके 700। ठीक है, 200 आपके फर्स्ट, टीयर 2 के आपके 400 एंड आपके डिस्क्रिप्टिव के टीयर 3 के यानी इसके 100 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट राउंड है आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी राउंड। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, जो अपनी जो टेस्टिमोनी जो भी आपको देनी है वो यहाँ पर देते हैं आप सारे डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ। फाइनल सिलेक्शन जो होगा अगर आपने सारे टीयर्स क्वालिफाई किए हैं और आपके मार्क्स जो है फाइनल कट ऑफ जो निकलती है ना, मेरिट लिस्ट जो आती है उससे ऊपर है तो आपको इंटेलिजेंस ब्यूरोज भी आपने चूज किया है डीवी के टाइम पे। ठीक है, और आपने वो चूज किया है इंटेलिजेंस ब्यूरो, वहाँ पर प्रेफरेंस अपने मेंशन किया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिल चुके हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, इस पोस्ट से रिलेटेड ठीक है हमने कुछ क्वेरीज कलेक्ट की, अपने एस्पिरेंट्स से पूछी, जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछने की कोशिश करी यहाँ पर हमने। तो क्या क्या क्वेरीज है उनका थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पोस्ट से रिलेटेड क्वेरीज ऑफ एस्पिरेंट्स। ठीक है, आपकी हालत भी इसकी ऐसी है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस आफ्टर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट तो आ गया, एसएससी ने आपके पास एक लिस्ट जारी कर दी, उसके बाद क्या, उसके बाद होता क्या, आपके पास कम्युनिकेशन होता है। कैसे डिपार्टमेंट आपको कम्युनिकेट करता है, आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है। डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट द कैंडिडेट विद इन 3 to 4 मंथ्स में आपके पास कुछ ना कुछ आपके पास
डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। एवरी करस्पॉन्डेंस, ठीक है, विल बी मेड बाय द पोस्ट ओनली, तो चिट्ठी के द्वारा यानी कि डाक के द्वारा आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी जाएगी। नो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्यों नहीं है, क्योंकि आईबी की पोस्ट जो है ना बहुत ही क्या कहते हैं एक सीक्रेट डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये आपके बहुत से इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो आप जो भी आपकी नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी आपके पास एक्टिविटीज़ होती है उनको क्या कहते हैं, कह सकते हैं एक टाइप के मॉनिटर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ये अवॉइड करते हैं, जनरली पोस्ट से यहाँ पर है भेजते हैं। आगे देखते हैं अटेस्टेशन फॉर्म ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चन आयर, ठीक है। एक क्वेश्चन आयर मीन्स एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होगी आपके पास, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके आपके पास एक पूरा डॉक्यूमेंट आपको भेजा जाएगा और अटेस्टेशन फॉर्म्स भी भेजे जाएंगे, तो आपको वो दिखाने होते हैं, सबमिट करने होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आयर होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फिल करके भेजने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेडिकल प्रोसेस, ठीक है, आपको मेडिकल चेक होता है। कोई भी आप जॉब ज्वाइन करते हैं, सरकारी नौकरी कोई भी ज्वाइन करते हैं, आपको सबसे पहले क्या होता है, मेडिकल प्रोसेस होता है। तो आपको देखा था फिजिकली फिट या आप मेडिकल कंडीशंस को, ताकि डिपार्टमेंट को पता लग सके। तो आपको करना क्या होता है, दे स्पेसिफिकली सेंड अ लेटर एड्रेस टू द सीएमओ, तो डायरेक्ट लेटर भेजते हैं। कौन भेजते हैं आपके पास, आईबी डिपार्टमेंट, ठीक है। आईबी का कोई सा भी डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट होगा जो इस चीज़ से डील करता है, यानी कि जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन से डील करता है, वो डायरेक्ट सीएमओ को भेजते हैं आपके पास, या सिविल सर्जन को भेजते हैं। सीएमओ मीन्स चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोफॉर्मा अलग विद अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर के साथ अटैच करके एक मेडिकल का प्रोफॉर्मा वो भेजते हैं डायरेक्टली टू सीएमओ, आपको नहीं भेजेंगे। यू हैव टू टेक इट टू द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। आपको वो प्रोफॉर्मा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक आपको ले जाना होता है, ठीक है। एक तो उन्होंने उनको भेज दिया, एक आपको लेके जाना होता है। तो समझ रहे हैं आप, उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होती है कि ये कैंडिडेट आपके पास आने वाला है। आफ्टर गेटिंग मेडिकली एग्जामिन, मतलब आपको डॉक्टर मेडिकली एग्जामिन करेगा, वेट, हाइट, कोई बीपी, पल्स कितना है, आपको कोई पहले से कोई बीमारी, तो ये सब चीज़ें उसमें लिस्टिंग होती है। तो वो प्रोफॉर्मा के अकॉर्डिंग आपके पास सीएमओ फिल करता है। सीएमओ विल अटेस्ट, उसी के हिसाब से वो अटेस्ट करेगा, डिटेलिंग करेगा, डिटेल भरेगा उसमें आपके पास और साइन करेगा सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेडिकल प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे आता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। पुलिस आपके कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स का वेरिफिकेशन करती है, ठीक है। आपके कैरेक्टर मतलब आपका स्वभाव कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, ठीक है, सोसाइटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं जो बिल्कुल सीक्रेट टाइप की होती है, यानी कि वो बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस की वजह से आईबी होगी। तो इन सब में क्या होता है, आपको पहले कैरेक्टर आपका जांच जाता है कि आप किस कैरेक्टर के हैं, ठीक है। आप में कोई केस तो दर्ज नहीं है, कोई एफआईआर तो ये चीज़ जरूरी होती है, कैरेक्टर का आपके पास एक टाइप का वेरिफिकेशन होता है। और एंटीसीडेंट मतलब एंटीसीडेंट जैसे आपने इंग्लिश में देखा होता है, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, पूर्व, ठीक है, पहले की बात जो हम करते हैं, ठीक है। जैसे आपने एएम भी देखा होता है, एंटी मेरिडियन, तो वो एंटी का मतलब होता है पहला। तो आप जब इस जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे पहले आपका क्या स्थिति थी, ठीक है, आपकी जीवन की क्या स्थिति थी, या आपका सोशल आपके पास कैसा आपका एटमॉस्फेयर था, आप में कोई एफआईआर तो नहीं। तो वो एक टाइप का कैरेक्टर और एंटीसीडेंट नहीं होता है, एक टाइप का आपका पूरे जन्म की कुंडली, ठीक है, कह सकते हैं। आप जॉब ज्वाइन करने से पहले जो आपकी कुंडली थी ना, आपने क्या कैसे कैसे एजुकेशन करी, कहाँ से करी, और आपका क्या क्या सोशल कंडक्ट है, तो वो सब चीज़ें आपकी वेरीफाई करी जाती हैं कि अगर आप उस जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं जो इतनी प्राइम इंपॉर्टेंस की, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, आईपी के लिए। तो कैरेक्टर और एंटीसीडेंट का वेरिफिकेशन ऑफ यू अलॉन्ग विद योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, आपका ही नहीं, आपकी फैमिली मेंबर्स का। तो कहने का मतलब है एक टाइप का बैकग्राउंड चेक हो रहा है आपकी फैमिली का भी, ठीक है। कोई ऐसा बैकग्राउंड तो नहीं है, कोई करप्ट तो नहीं है, या कोई केसेस तो दर्ज नहीं है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आईबी के पास पहले से होनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ध्यान रखना, पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। इट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 2 months to a year, ठीक है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है और बिल्कुल आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, पूरा बैकग्राउंड की पूरी इन्फॉर्मेशन, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग सकता है, 2 महीने से लेकर 1 साल तक लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एड्रेस एंड फैमिली मेम्बर्स, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, सबका बैकग्राउंड का डेटा, क्या जॉब करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, तो ये सब चीज़ें मैंशन होती है इसमें, ताकि एक छोटा सा आइडिया इनको मिल सके कि इनके फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। मेंबर्स यू मेंशन है स्पेशल, जो आपके एसएसक्यू और अटेस्टेशन फॉर्म में आपको बताया ना कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं आपको होता है, तो वो क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें आपका लिखा होता है फैमिली मेंबर्स की डिटेल, ऑक्यूपेशन, तो ये सब चीज़ें आप कह सकते हैं कि पूरा वो बैकग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती है आपके पास। आफ्टर आईबी वेरिफिकेशन यू विल बी इशूड एन अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। आईबी वेरिफिकेशन के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट का लेटर दिया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन विल बी डन, तो पैरेलली आपके पुलिस वेरिफिकेशन भी चलती रहेगी। जॉब लोकेशन और प्रेफरेंस की अगर हम बात करें, दे डोंट आस्क यू फॉर द लोकेशन प्रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपने देखा हो आईटीआई में आपसे जोनल प्रेफरेंस मांगी जाती है, और आपके पोस्टल जो होता है आपके पास इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, उसमें मांगी जाती है। इसमें ऐसी कोई लोकेशन प्रेफरेंस नहीं मांगी जाती, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। दे विल स्ट्रेट अवे मेंशन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन योर अपॉइंटमेंट लेटर, डायरेक्ट आपके अपॉइंटमेंट लेटर में प्लेस ऑफ पोस्टिंग बता देंगे, उनकी रिक्वायरमेंट जो उनकी नीड है, ठीक है। मेन पॉइंट होता है उनको नीड है, क्योंकि आप तो उनके
फंक्शंस जो उनके फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके पूरी सर्विसेज है वो उनको करने की कोशिश करें, तो उनके रिक्वायरमेंट जो है, उनकी सर्विस रिक्वायरमेंट जो है, उनके अकॉर्डिंगली आपको पोस्टिंग दी जाती है और वैकेंसीज के हिसाब से, ठीक है। ये वैकेंसी जो जितनी होंगी उसके हिसाब से आपको भेजा जाता है इन वेरियस ऑफिस ऑल ओवर द इंडिया। तो ये ऑल ओवर इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया आपको इसमें भेजने की कोशिश की जाती है, ठीक है। लोकेशन की कोई प्रेफरेंस नहीं मांगी जाती है, ध्यान देने वाली बात है। ट्रेनिंग का फेज का डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। ट्रेनिंग फेज में अगर आप देखेंगे, ट्रेनिंग में आपके पास क्या होगा, ट्रेनिंग होगी आपके पास वंस द होल बैच ज्वाइन, ठीक है। जब सारा बैच ज्वाइन होगा, ऐसे नहीं कि आप जैसे आपने 5 बच्चों ने अभी ज्वाइन किया, क्योंकि रीजन कुछ भी हो सकता है, ज्वाइनिंग डेट जब आपको दी जाती है तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बट जब सारा बैच ज्वाइन किया, होल बैच में जैसे जो सीजीएल को कोई एग्जाम क्लियर करके आए तो उस एग्जाम के सारे जितने भी आईबी का एलोकेशन हुआ मिनिस्ट्री का, जो वो सब ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन मतलब पूरी आपके पास क्वेश्चन आयर का सेट सबमिट करके, मेडिकल फॉर्म, ये सब जब सब कुछ ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद ही आपकी ट्रेनिंग होगी, बट होगी सबकी एक साथ ही आफ्टर 1 ईयर और सो, ठीक है। तो 1 साल तक का टाइम लिमिट दिया जाता है, आप ज्वाइन कीजिए। 7 वीक्स की मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग होती है आपके पास मैंडेटरी होती है, आप इसको बच के नहीं निकल सकते हैं। 7 वीक्स की होती है, यानी कि 7 वीक्स। योर प्रोबेशन वोंट बी कंप्लीटेड इफ यू डोंट डू द ट्रेनिंग। तो कहने का मतलब है आपका प्रोबेशन जो होता है, आपके पास प्रोबेशन जो जनरली जो होता है, आप देखेंगे सीएसएस और एसएस के केस में जो प्रोबेशन होता है उसके बाद ही आपके पास उसके लिए क्या बना दिया, नेसेसरी कंडीशन में कि आपको ट्रेनिंग तभी आप मानी जाएगी, ठीक है। आपका प्रोबेशन पीरियड में रखा है ना कुछ ईयर्स के लिए, तो वो ध्यान देने के बाद उसके लिए ट्रेनिंग मैंडेटरी के लिए, इसलिए यहाँ पे मैंडेटरी यहाँ पे शब्द लिखा गया था। लोकेशन ऑफ ट्रेनिंग इन दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली जो है आपके पास उस किसकी लोकेशन है, ट्रेनिंग आपकी जनरली दिल्ली में होती है। जैसे आपके पास दिखा होगा जो ISTM हैदराबाद, ये सब चीज़ें होती हैं, बाहर भी होती है ट्रेनिंग, ठीक है। और पोस्ट की अगर आप देखेंगे तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, दिल्ली में ही होती है। ट्रेनिंग कवर्स एस्टैब्लिशमेंट मैटर्स, इनकी DOPT गाइडलाइंस, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ठीक है। वो एक टाइप का डेस्क जॉब टाइप की चीज़ है, यानी एडमिन या उससे रिलेटेड चीज़, तो आपको सिखाई जाती है ट्रेनिंग में, ठीक है। वीकली असाइनमेंट्स एंड टेस्ट भी इसमें ट्रेनिंग के टाइम में आपको करने होते हैं। नो फ्यूचर रेलिवेंस, तो ठीक है, इनका कोई फ्यूचर में रेलिवेंस नहीं है, बट आपको एक कहना नहीं करिकुलम बनाया जाता है, एक आपका सिलेबस बनाया जाता है कि आपको थोड़े गो थ्रू हो जाए इन चीज़ें, तो उस चीज़ के लिए तो वैसे कोई फ्यूचर रेलिवेंस नहीं है इसका, ठीक है, इन असाइनमेंट्स और टेस्ट का। आगे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। दे प्रोवाइड यू डिलीशियस फूड, ठीक है। यहाँ पे खाने की बात भी कर दिया तो आपको मुँह पानी आ गया ऑब्वियसली। अब ट्रेनिंग के टाइम में सब मजे ही करते हैं तो वाली बात है, तो डिलीशियस खाना बहुत ही बढ़िया होता है, कहने की बात है। द अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इज क्वाइट गुड, ठीक है। आपका जो रहने का अकोमोडेशन है वो भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे आप कहते हैं फुल सैलरी एक्सेप्ट HRA इज प्रोवाइडेड, ठीक है। आपको पूरी सैलरी दी जाएगी बट HRA के अलावा, ठीक है। अब अकोमोडेशन भी दे रहे हैं तो HRA तो देंगे ना, तो थोड़ा सा एक लॉजिकल सेंस भी बनता है कि आपको HRA नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, फुल सैलरी दी जाएगी बट HRA आपको नहीं दिया जाएगा। ट्रेनिंग इज बेस्ट फेज एंड यू गेट टू लर्न द सेवरल इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ए जॉब, ठीक है। कहने का मतलब आपके जॉब के बारे में ना, ट्रेनिंग का ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे आप जॉब के बारे में पूरी इन एंड आउट डिटेल्स आप क्या करेंगे, ठीक है। इतने साल में 30 ईयर्स जितने साल की भी सर्विस होगी, आपको क्या करना है अपनी जॉब में, तो वो सब आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंजॉय करने वाला फेस होता है, डिलीशियस फूड होता है, अकोमोडेशन होता है, आपके दोस्त बनते हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट फेस होता है। आगे डिस्कशन करते हैं यहाँ पर हम पोस्टिंग, ट्रांसफर और डेपुटेशन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। कहीं मैंने पहले बताया था आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उनकी जो भी आपकी वैकेंसी होंगी उनके हिसाब से आपको पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है। बट ट्रेनिंग दिल्ली में होगी जरूर, ये पक्की बात है, ठीक है। पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट आर पोस्टेड, ठीक है। ये बात ध्यान देने वाली कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग हो गई, जिनको भी IB मिला होगा, उनकी पोस्टिंग ज़्यादातर होगी दिल्ली में ही होती है, ठीक है। ट्रांसफर टेक प्लेस बट इफ यू आर पोस्टेड इन दिल्ली यू कैन स्टे देयर फॉर लॉन्ग, ठीक है। ट्रांसफर होते हैं पर अगर आपको दिल्ली में, तो आप चाहते हैं कि आप दिल्ली में रह सकते हैं, ठीक है। अगर आप दिल्ली में अगर आपकी पोस्टिंग हो तो आप दिल्ली में लंबे समय तक आप रह सकते हैं। ट्रांसफर पॉलिसी इज गुड हियर। ट्रांसफर में टेक प्लेस आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। बट ये क्या है आपको एक मैं बताइए, आपकी जो ट्रांसफर जो है आपके पास वो 5 साल बाद हो सकते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास 5 साल बाद आपके ट्रांसफर होने की। डेपुटेशन इज वेरी रेयर इन मिनिस्टेरियल कैडर, ठीक है। डेपुटेशन पे नहीं भेजा जाता बट आपको ट्रांसफर जरूर किया जाता है, ठीक है। तो IB में डेपुटेशन का उतना नहीं है। डिस्कस करते हैं वर्क प्रोफाइल और वर्क कल्चर, काम कैसा है आपके पास, एम्बियंस क्या है काम करने का, वो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। 5 वर्किंग डेज होते हैं हर सरकारी ऑफिस की तरह, ठीक है। टाइमिंग्स वही है आपके पास 8.5 आवर्स, यानी कि आपको 8.5 घंटे आपको काम करना होता है, 9:30 से 6 बजे तक, ठीक। ओवर टाइम जो होता है आपको डिपेंड करता है सेक्शन में, ठीक है। जिस सेक्शन में ज़्यादा काम होगा आपके पास वहाँ पर आपको ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। इन जनरल जो यूजुअल आपको होता है, यूजुअली जो होता है वर्क कंप्लीट विद इन ऑफिस आवर्स में आपका काम पूरा है। ऑफिस आवर्स मतलब 9:30 से 6 के बीच में आपके पास 8.5 घंटे में काम हो जाता है, ठीक है। बायोमेट्रिक इज नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप IB में ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें इन एंड आउट मूवमेंट कर रहे हैं आप डेली बेसिस पे, तो आप बायोमेट्रिक यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।
ऑफिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो मोस्टली एवरेज या गुड कह सकते हैं आप, ठीक है। काम करने लायक मतलब काम करना है ना आपको, तो काम करने लायक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर मिलेगा। देयर इज नो ड्रेस, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आईबी में तो बिल्कुल ड्रेस वेस पहन के आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट भी प्रेजेंटेबल। अब ऐसा भी नहीं है आपकी लोअर पहन के चले, ठीक है, वही बात है, आपके पास एक सोशली प्रेजेंटेबल होना चाहिए आपके पास। ये नहीं कि आप जैसे लोअर पहन के चले गए, स्लीपर्स पहन के, ऐसे नहीं है, ठीक है। ड्रेस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेजेंटेबल नहीं होंगे। नो पब्लिक डीलिंग स्टीन, ठीक है, पब्लिक से कोई इंट्रैक्शन नहीं है इसमें, इस जॉब में। इट इज़ प्योरली अ डेस्क जॉब, ठीक है। आपको नोटिंग, ड्राफ्टिंग, एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड वो सी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। टास्क क्या क्या करने होते हैं, ठीक है। जनरली ऑल द वर्क इज डन इन फाइल्स, इधर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। फाइल का ही पूरा वर्क होता है, फाइल वर्क होता है इसमें, मेनली नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है। ये आपको ट्रेनिंग के टाइम पे भी सिखाया जाएगा। द वर्क में कंटेन द फॉलोइंग टास्क, ठीक है, थोड़ी सी लिस्टिंग है टास्क की, क्या क्या करना होता है। कोर्ट केसेस से अगर आपको डील करना है, क्या क्या करना है, उसमें मैटर बनाना है, टाइम करना, जो भी आपके पास है। कोर्ट केसेस से रिलेटेड, ग्रीवेंसेस देखा होगा आपने, पीजी पोर्टल आपने देखा होगा ना, पीजी पोर्टल पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल, तो उससे जो भी क्वेरीज आते हैं उनको डील करना। पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स इशूज, एडमिन से रिलेटेड जो वर्क होते हैं आपके पास, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, फाइल पुटिंग, ये सब चीज़ें आपको करने की, या उससे अदर रिलेटेड टास्क, ठीक, कोई सी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टास्क होंगे वो भी करने होंगे। सैलरी अलाउंसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं अब हम। सैलरी अलाउंसेस कौन सा है, सैलरी कंपोनेंट कौन से हैं, बेसिक एचआरए होते हैं सभी के थे। नॉर्मल किसी भी पे लेवल मैट्रिक्स की सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है, बेसिक इसी फॉर्म में से कैलकुलेट की जाती है। तो डीए हो गया आपका कितना, आप 17% और एचआरए 24% किसके लिए, एक्सिटी के लिए। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया आपके पास 1.41। तो आपने ये देखा कि आपकी टोटल जो सैलरी आ गई थी वो आ गया अभी 67,520 रुपीज़ ओनली। और ये जो सैलरी आपके पास ये ग्रॉस है, ठीक है, नेट नहीं है, इसमें टैक्स नहीं कटा है, तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी। ये आप देखा होगा 1.4 में मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सिमिलर यहाँ पे डीए का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के 1.17 से आपने मल्टीप्लाई कर रखा। तो ये सब नॉर्मल कैलकुलेशन है, हर पोस्ट के लिए सेम ही रहती है, जिसकी 4600 की जो मेरे पास ग्रेड पे है, ठीक है। तो 4600 ग्रेड पे में आपको नॉर्मली इतनी ग्रॉस सैलरी आपको मिलती है 67,521 रुपीज़। स्पेशल सिक्योरिटी रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये आईबी की जॉब का, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या मिलता है, SSA, ठीक है, ये कह सकते हैं आप, इसे शॉर्ट में बोलते हैं इसको SSA। तो SSA जो आपको मिलता है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, ये आपको होता है 20% ऑफ बेसिक, ठीक है। आप पूछेंगे 20% ऑफ बेसिक एक्स्ट्रा हर मंथ मिलता है, ध्यान दीजिए 20% ऑफ बेसिक एक्स्ट्रा का मतलब है बेसिक कितनी है आपकी, बेसिक कितनी है आपकी 44,900 ना, आपका जो लेवल है जो 4600 है, आप देखेंगे पे मैट्रिक्स, उसमें 44,900 का आपका बेसिक है। तो इसका 20% निकालिए, कितना होगा आपके पास 450 इंटू 2 माइनस 2 898, तो 8,980 रुपीज़, ठीक है, 8,980 रुपीज़ आपके पास हर महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मोरल ऐसा समझ सकते हैं 9,000 के अराउंड आपको ये मिल जाएगा। तो 20% ऑफ बेसिक एक्स्ट्रा मंथ आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही एक अलग हटके आईबी की जॉब की जो ASO इन आईबी उसके बारे में ये थोड़ी है कि आपको अराउंड 9,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इसमें। तो आप इसमें आप ऐड कर लीजिए 67 में अगर 9,000 ऐड करेंगे तो उसके हिसाब से आप देखिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये और किसी जॉब में नहीं मिलता है आपको, तो ये इसका एडेड एडवांटेज है आईबी की जॉब का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डिस्कशन करते हैं प्रमोशन एस्पेक्ट ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, ठीक है। सीनियरिटी और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स जो होंगे आपके पास, अवर अप्रूव्ड सर्विस, ठीक है। देखिए सर्विस जब आपकी काउंट होती है ना, नेक्स्ट 1 जुलाई ऑफ टियर 2 एग्जाम डेट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। टियर 2 का अगर एग्जाम आपका हुआ था नवंबर या दिसंबर 2016 में, तो आपकी जो अप्रूव्ड सर्विस जो काउंट होगी वो 1 जुलाई 2017 से, यानी कि नेक्स्ट जो आपकी जुलाई आएगी ना, 1 जुलाई टियर 2 के एग्जाम के बाद वहां से आपकी काउंट होगी। तो 1 जुलाई 2017 से आपकी सर्विस काउंट होगी। वी आर एलिजिबल फॉर डिपार्टमेंटल एग्जाम फॉर SO, ठीक है। मैंने बताया जैसे आपने हमारी CSS की वीडियो में भी देखा होगा, आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होते हैं LDCE, तो उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं कब, आपके 4 ईयर ऑफ अप्रूव्ड सर्विस, ध्यान देने की बात है अप्रूव्ड सर्विस, और 4 कंप्लीट ईयर्स होने चाहिए, पूरे ईयर्स होने चाहिए आपके ज्वाइनिंग के बाद। क्यों, क्योंकि आपके पास 4 अपार्स होते हैं। अपार का मतलब मैंने आपको बताया था वीडियो में, आपको बताया था मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन सब की वीडियो में भी मैंने आपको बताया। अपार का मतलब होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स, ठीक है। ये हर साल के आपके क्या होते हैं, रिव्यू होता है आपके पास, जो आपके ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं वो आपको रिव्यू देते हैं। तो अपार आपके पास होनी चाहिए, हर साल की 4 अपार्स आपको चाहिए, और 4 ईयर्स की आपकी अप्रूव्ड सर्विस होनी चाहिए, तभी आप किसको एग्जाम के लिए अपीयर एलिजिबल हो पाएंगे, LDCE का जो एग्जाम है, ठीक है, जो CSS की वीडियो में भी बताया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वीडियो में भी बताया था। ऐसा बनने के लिए आपको लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना पड़ता है। एलिजिबिलिटी 4 ईयर्स ऑफ अप्रूव्ड सर्विस और 4 अपार्स आपके पास होनी चाहिए, और 4 कंप्लीट ईयर्स होंगे ज्वाइनिंग के लिए। तो 4 कंप्लीट ईयर्स तभी होंगे जब आपके पास 4 अपार्स होंगे, ठीक है। तो वो ध्यान देने वाली बात है। आगे डिस्कशन करते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम फॉर SO।
ठीक है। दो तरीके से आप एसओ बन सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा जल्दी बनना है तो आप इसका एग्जाम दीजिए, एलडीसी का यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसको आप क्वालिफाई कीजिए और सेक्शन ऑफिसर बन जाइए, ठीक है। यहाँ पर जो क्राइटेरिया फॉर सीनियरिटी होगा वो आपको जितने मार्क्स आप एलडीसी एग्जाम में लाएंगे वो होगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। या आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो भी आपको प्रमोट किया जाएगा, बट आफ्टर 8+ ईयर्स, या आप कह सकते हैं जो 10 to 12 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। 8+ ईयर इसलिए कहा गया। तो अगर आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो आपको प्रमोट किया जाएगा एसओ में, ठीक है। 8 साल बाद ऑटोमेटिकली आप प्रमोट हो जाएंगे। बट ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपका क्राइटेरिया सीनियरिटी का वो सीजीएल के मार्क्स होंगे। और यहाँ पर क्या था आपके पास, जो आपने एलडीसीई के एग्जाम में क्लियर किया था। ऑब्वियसली जब आपको जल्दी प्रमोशन चाहिए, ठीक है, तो आपने एग्जाम क्लियर किया तो उसकी वेटेज यहाँ पर दी जाती है एलडीसी की, यहाँ पर आपके सीजीएल मार्क्स की। तो आपने सीजीएल का ही मार्क्स क्लियर किया तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सीनियरिटी दी जाती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। एलडीसी एग्जाम जो है आपके पास 2015 के बाद से नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने भी बताया था अपनी वीडियो में, ईएसआई का, और वरुण सर ने भी बताया था सीएसएस की वीडियो में कि 2015 के बाद से नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा एक कंसर्न है जो एलडीसी का नहीं हुआ, तो एसओ बनने में थोड़ा डिले हो रहा है। देखिए ये लिस्ट है हमारे पास एलडीसी की, जो हमारा यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है एलडीसी के। तो इसमें आप देखेंगे कैटेगरी 1 जो है ये सीएसएस कैडर के लिए बताई गई है। तो यहाँ पर टोटल अगर आप देखेंगे 99 कैटेगरीज है जिनके लिए आपके पास ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है एसओ बनने के लिए, या आपको प्राइवेट सेक्रेटरी बनने के लिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर सर्विसेज के अलग कैडर होता है, तो उसके लिए भी ये आते हैं यहाँ पर एलडीसी का एग्जाम देते हैं। यहाँ पर रेलवेज के लिए आप देखेंगे उनको भी एसओ बनना होता है तो वो भी देते हैं यहाँ पर, ठीक है। वाली बात अगर आप ये देखेंगे तो कैटेगरी नंबर जो आपके पास 8 है इसमें आप देखेंगे आईबी आपका मेंशन है। तो एसओ बनने के लिए ये कैटेगरी वाले भी आपको पास देते हैं, आईबी वाले भी, सीएसएस वाले भी। तो ये टोटल 9 कैटेगरीज हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रमोशन एंड इट्स लैडर, ठीक है। आप आगे कैसे बढ़ेंगे, सबको पसंद होता है आगे बढ़ना, बढ़ेंगे तभी ना जब वैकेंसी होगी, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट होता है, वैकेंसी नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रमोशन लेटर इज प्रोवाइडेड बिलो, ठीक है। देखिए प्रमोशन लेटर क्या है, ये आ गया आपके पास प्रमोशन लेटर। अच्छे से ध्यान से सुनिए इस प्रमोशन लेटर में क्या क्या है। देखिए आप जब ज्वाइन करते हैं तो लेवल 7 पर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लेवल 7 यानी कि 4600 की ग्रेड पे भी ज्वाइन करते हैं। क्लियर है इतनी बात। दो तरीके होते हैं, यानी क्राइटेरिया जो है इसका वो होता है, या तो आप डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे, डायरेक्ट मतलब आपने सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट का मतलब होता है कोई आप एग्जाम के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन का मतलब होता है आप लेवल 6 से लेवल 7 पहुंचे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आप बढ़ रहे हैं। प्रमोशन का मतलब, डायरेक्ट का मतलब क्लियर है। आगे चलते हैं, 7 to 8 यानी कि आप नेक्स्ट लेवल पे 8 पे तब जाएंगे जब आपके पास 8 ईयर्स होंगे, ठीक है। 8 ईयर्स होंगे, मैंने आपको बताया दो तरीके से बन सकते हैं आप, क्या सेक्शन ऑफिसर बन रहे हैं आप लेवल 8 पे, तो या तो आप एग्जाम देंगे, एग्जाम कौन सा, एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या प्रमोशन के बाद 8 साल से ज़्यादा आप 8+ ईयर्स यानी कि 10 to 12 लग जाते हैं तो 8+ ईयर्स कहना सही रहेगा, तो आप प्रमोशन से भी बन सकते हैं, ठीक है। 8 पे पहुंच गए, 8 से आप पहुंचने के बाद डायरेक्ट 10 पहुंचते हैं। मैंने बताया आपको लेवल 9 पे आप नहीं होता है, इसमें 10 पे पहुंच जाते हैं आप डायरेक्ट 4 ईयर्स के बाद, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर्स का मतलब ये है कि आपको सेक्शन ऑफिसर में ना 4 साल आपको सर्विस आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, वो भी कौन से लेवल के, लेवल 10 के, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 8 पे भी आपके पास 10 है और 8 पे भी आप सेक्शन ऑफिसर है और 10 पे भी आप सेक्शन ऑफिसर है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि पोस्ट नेम क्या है और लेवल क्या है वो देखना, आपको देखना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अगर आप 10 से 11 में जब जाएंगे, ठीक है, आपको 8+ ईयर्स की सर्विस किस में देनी पड़ेगी, एसओ में देनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, प्रमोशन से यहाँ आप पहुंच सकते हैं, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर आप बन सकते हैं। 11 से 12 में जाने के लिए आपके पास 5+ ईयर्स आपके पास होनी चाहिए। प्रमोशन से ही जाएंगे, ऊपर ऐसे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। कोई एग्जाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप प्रमोशन से ही ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से नीचे से बढ़ते हुए आ रहे हैं ऊपर से, तो ऐसे ऊपर की तरफ जब जाएंगे आप तो प्रमोशन से ही बढ़ेंगे। वो भी कब, जो 5+ ईयर्स की सर्विस आप एडिशनल डायरेक्टर जब आप देंगे तब आप ज्वाइंट डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, जो मेरे पास लेवल 12 है। लेवल 12 से 13 में जाने के लिए आपके पास प्रमोशन का ही रास्ता है, आप फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके पास 5+ ईयर्स की सर्विस आपको ज्वाइंट डेप्यूटी डायरेक्टर में आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तब आप प्रमोशन यहाँ पर पहुंच सकते हैं। 13 से 14 जाने के लिए, देखिए ये जो 13 से 14 जाने के लिए, और लेवल 13 पे आप क्या बनेंगे, एडिशनल डेप्यूटी डायरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आप ज्वाइंट डेप्यूटी डायरेक्टर बने थे 12 में। डेप्यूटी डायरेक्टर यानी कि लेवल 13 से 14 जाने के लिए आपके पास प्रमोशन से ही जाएंगे, बट यहाँ पर जो ईयर्स है वो फिक्स नहीं है, पहले बता दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वैकेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये टॉप पोस्ट है आपके पास, वैकेंसी होगी तभी आपका प्रमोशन होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि कितनी ईयर्स बाद। बाकी सबका आपके पास ये है कि उस बिलो में आपको बिलो कैडर में कितनी ईयर्स रहना पड़ेगा ताकि आप ऊपर जा सकें, तो ये सब चीज़ें हमने इसलिए मेंशन करी, बट यहाँ पर ऐसा क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी के पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप डेप्यूटी डायरेक्टर तक पहुँच सकते हैं, एएसओ से डेप्यूटी डायरेक्टर तक आपका ये एक प्रमोशन लेटर मैंने बताने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ इस समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं,
क्वार्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्वार्टर्स के अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर्स में आपके पास एलिजिबल टाइप 3 के लिए 4600 की ग्रेड पे आपके पास टाइप 3 के लिए यानी कि 2 BHK, ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल रहते हैं। 5 इयर्स की सर्विस के बाद आपको IB के क्वार्टर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वार्टर्स आर जस्ट बिहाइंड द बिल्डिंग, ठीक है, जहाँ पर आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, उसके पीछे ही आपके पास क्वार्टर, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं कि इतना ट्रैवल करना पड़ेगा ऑफिस के लिए आने के लिए, वो दिक्कत नहीं है। 5 मिनट लगते हैं आपके पास ऑफिस जाने के लिए, तो ये थोड़ा अच्छी बात है, ठीक है, IB के लिए। प्रोज एंड कॉन्स का डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज में आएंगे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। 90% चांस ऑफ दिल्ली पोस्टिंग, अब जिसको दिल्ली ही चाहिए, भैया दिल्ली से आना, जैसे कुछ होता है आपके जो कहते हैं कि मुझे दिल्ली में ही पोस्टिंग चाहिए और दिल्ली में ही रहना है मुझे, ठीक है, एक्सपोजर चाहिए मेट्रो सिटीज़ का, तो उनके लिए अच्छी ये पॉजिटिव चीज़ होती है क्योंकि 90% चांसेस क्या होते हैं दिल्ली पोस्टिंग की, दिल्ली में ही पोस्टिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। सैलरी इज 20% ऑफ एक्स्ट्रा, यानी मैंने आपको बताया था ना SSA यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जितना 9000 के अराउंड आया था ना, 8980 रुपीज़ वो आपको मिलता है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस हर महीने, ठीक है, वो 20% ऑफ बेसिक होता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कैन बिकम SO यानी कि सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं आप, ग्रुप B गेजेटेड होता है ये, अगर आप LDC एग्जाम क्लियर करेंगे। मेन बात तो है ना, LDC एग्जाम हो ही नहीं रहा है आपका 2015 से, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, कोई एग्जाम तो दिए आपके पास, वो क्या कहते हैं, फैसिलिटी तो है, आप ऐसे बन सकते एग्जाम देके, ठीक है। ट्रांसफर्स आर नॉट फ्रीक्वेंट इन मिनिस्टेरियल कैडर, ठीक है, ट्रांसफर्स उतने फ्रीक्वेंट नहीं होते, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब दिल्ली में तो उसके बाद ट्रांसफर आप थोड़े कम ही चांसेस होते हैं। 30 मंथ सैलरी इफ यू कम ऑन 30 सैटरडेज इन अ कैलेंडर ईयर, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। कहने का मतलब ये है, देखिए जो आपको 30 मंथ, आप साल में तो 12 महीने होते हैं, तो सबको 12 महीने की सैलरी मिली, चाहे वो CSS का हो, चाहे वो आपके पास ITI किसी के भी हो, सबको 12 महीने की सैलरी मिली। बट IB में आपको 13th मंथ यानी कि जो आपका 13वां महीना जो होता है वो भी काउंट किया जाता है एक कैलेंडर ईयर में, वो तब काउंट किया जाएगा जब आप 30 सैटरडेज आएंगे, यानी कि 30 शनिवार अगर आप ऑफिस आएंगे एक साल में कैलेंडर ईयर में, तब आपको 13th मंथ की सैलरी दी जाएगी, ठीक है, एक यानी कि एक मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाएगी, ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। बट यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि आपको जो सैटरडेज बुलाया कुछ ही सेक्शंस में आता है, ठीक है, हर सेक्शन में नहीं बुलाया था। जब आपके पास काम जिस सेक्शन में ज़्यादा होगा तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आपको जो भी काम कंप्लीट करना है उसके हिसाब से आप ऑफिस आते हैं, ठीक है। ऐसे आपको नहीं बोला था कि आपको आना जरूरी है, ऐसा नहीं होता, आपको तभी आते हैं सैटरडे में ऑफिस, आपको कुछ काम होता है। और अगर आपने एक साल में, ठीक है, एक साल में अगर आप 30 सैटरडेज आते हैं तो आपको 13th महीने की यानी कि एक महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा दी जाती है, ठीक है। और बाकी किसी ASO का देखेंगे रेलवे में नहीं दी जाती, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, ये 2 पॉइंट IB के बिल्कुल कह सकते हैं, आप कह सकते हैं एडिड एडवांटेज है, ठीक है, ASO के लिए, जो आप 4600 ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सभी सेम ग्रेड पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ अलाउंसेस जो होते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, वो बहुत मैटर करती है, तो ये चीज़ों को ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप प्रेफरेंस भरते हैं अपनी, ठीक है। पोस्ट की डिटेल्स के बारे में, अलाउंसेस स्पेशली, ठीक है। नो लेट सिटिंग इन एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन, एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन ESTD का मतलब होता है एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन, ये जो होता है आपके एडमिन सेक्शन जो होते हैं, तो उसमें आपके पास लेट सिटिंग मतलब आपको ओवर टाइम नहीं आता है, हम बताया था आपको 8.5 घंटे रहना होता है, 9:30 से 6 बजे तक, तो उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया था कि आप एडमिन सेक्शन में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो वही बात होगी, आपको जब काम नहीं होगा तो आप थोड़ा ना आएंगे सैटरडे में, नहीं आएंगे तो आपको नहीं मिलेगी सैलरी। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आपके पास कुछ सेक्शन जहाँ पे काम होता है वहीं पे आपको सैटरडेज को आना होता है, ठीक है, तो वहीं पे आपको ये चीज़ मिलती है, हर सेक्शन में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में या एडमिन सेक्शन में तो आपको बैठना ही अलाउड नहीं होता ऑफिस आवर्स के बाद। वर्क टाइमिंग्स आर फिक्स, ठीक है, फिक्स होते हैं वर्क टाइमिंग्स, बट यू हैव टू वर्क लेट, ठीक है, जब आपको ज़रूरत होगी, अगर कोई अर्जेंसी होगी तो आपको काम भी लेट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, कॉन्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, नेगेटिव भी देख लेते हैं, पॉजिटिव तो देख लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गुड, यू विल गेट द फीलिंग ऑफ टिपिकल ओल्ड सरकारी ऑफिस, ठीक, कोई बात, काम है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है, बैठने लायक तो है ना, तो ये कह सकते हैं कॉन्स हो गया एक टाइप का, ठीक है। अब जिनको एक्सपेक्टेशन होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए तो उनके लिए कौन से, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गुड, सरकारी टाइप का। सम सेक्शन कैरी हैवी वर्कलोड टूल एंड लेट सिटिंग्स, ठीक है, कुछ सेक्शन मैंने आपको बताया, कुछ सेक्शंस में आपके पास हम वर्कलोड ज़्यादा होता है और लेट सिटिंग्स भी होते हैं। लेट सिटिंग्स है तो आपको फायदा भी तो दिया जा रहा है ना, ये भी देखिए। तो कहने का मतलब ये कॉन्स में आता है, क्योंकि कहने का मतलब आप औरों की तरह रात तक वहाँ पर ओवर टाइम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये एक टाइप का नेगेटिव जाता है दूसरों के रिस्पेक्ट में। अगर आप देखेंगे तो कुछ जहाँ पे ज़्यादा काम है तो वहाँ पर आपको लेट भी बैठना होता है, ठीक है। इफ़ यू डोंट क्वालिफाई द LDC एग्जाम यानी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम जो मैंने आपको बताया, प्रमोशन आर वेरी ब्लिक, तो पूरी डिपेंडेंसी रुक जाती है आपकी ASO से SO बनने में आपकी
इस एग्जाम में यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास डिपेंडेंसी होती है। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो वही आपको 10 से 12 साल लग जाएंगे, यानी कि 8+ ईयर्स आपको लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑन सीनियरिटी बेसिस होगा, एग्जाम के बेसिस पे तो नहीं होगा ना, उसके मार्क्स के बेसिस पे जो आपके LDC के मार्क्स हैं, तो आपके सीनियरिटी बेसिस पे 10 से 12 साल आपको लग जाएंगे SO बनने में, ठीक है। तो ये टाइप का कौन सा है, ये वेल डिफाइंड कौन में आ सकता है आपका, कह सकते हैं हम। वर्क इज मोनोटोनस टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। एक ही मोनोटोनस का मतलब है किसी चीज को बार बार करे जाना, या एक ही तरीके की चीज, एक ही टाइप की चीज को करते जाना। तो क्या आपको पास नोटिंग ड्राफ्टिंग आप करेंगे, पुटिंग प्रपोजल पुट आप करेंगे, तो ये सब चीजें क्या होती है, मोनोटोनस टास्क होता है। तो रिपीटेड टास्क होता है आपके पास, करना पड़ता है आपको ज्यादातर। तो ये आप कह सकते हैं कौन में आप पुट कर सकते हैं। ट्रांसफर कैन टेक प्लेस एनीवेयर इन इंडिया इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब जैसे पब्लिक इंटरेस्ट का कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जब कोई ऐसी नीड अराइज होगी या रिक्वायरमेंट अराइज होगी तो आपको ट्रांसफर कहीं पे भी इंडिया में किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ऐसी सर्विस में, आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी और बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर आपको ट्रांसफर किया जा सकता है ना। जब नीड अराइज हो रही है तो उस चीज़ की तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, तो वाली बात है, ठीक है। नो स्मार्टफोन्स और ई गैजेट्स अलाउ, ठीक है। कोई भी स्मार्टफोन ई गैजेट्स आपके पास अलाउ नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आप देखा होगा तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फोन लेके आना, फीचर फोन जो आपको होता है, पहले वाले फोन जो होते हैं नोकिया वाले जो फोन है, वैसे टाइप के फोन आपको यहाँ पे लेके जाना। स्मार्टफोन नहीं अलाउड होता बिल्कुल भी, तो ये ध्यान देने वाली बात है। दिन भर जो आपके सोशल आपके पास हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में जो रहते हैं, उनके लिए थोड़ा एक कह सकते हैं आप कॉन्स में आ सकता है, बट आज की डेट में भी आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। तो ये मोरलेस अच्छा पॉइंट है कॉन्स में। डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू इफ यू आर कॉट, ठीक है। कह सकते हैं आपके बिल्कुल स्ट्रिक्ट है IB, आपको बिल्कुल अलाउड नहीं, अगर आप ला दें तो आपके अगेंस्ट क्या होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है इफ यू आर कॉट, अगर आप पकड़े गए विद एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इन द ऑफिस, ठीक है। ये ब्रीच माना जाता है आपका कंडक्ट का, आपकी ड्यूटी को डिलीवर करते टाइम आपका ब्रीच माना जाता है, तो आपके पास डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का IB को हक है। पहले बता दें उन्होंने नहीं ले जाना तो आप ले जाएंगे, तो फिर एक्शन तो वो लेंगे ही ना अपनी तरफ से। यू हैव टू लिमिट योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, कहने का मतलब है आपको सोशल मीडिया में आपकी प्रेजेंस को कम रखना। देखिए इतना सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जिस एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पे ये काम करता है, जो इसके हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आर्क ऑफ वर्क का एक पूरा जो घेरा होता है जिसके अंदर काम करता है, वो इतना सेंसिटिव है कि इनको सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अपनी कम रखनी होती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको अपनी जो गतिविधियाँ हैं उनको लिमिट करके रखना पड़ेगा। एंड कांट मेंशन योर जॉब एनीवेयर, ठीक है, कहीं भी आप अपनी जॉब को मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। इस वीडियो में भी हमने बताएंगे किसने हमको इनपुट्स दिए हैं। तो एनोनिमिटी इज रिक्वायर्ड टू कीप योरसेल्फ सेफ, ठीक है। एंड बीइंग एनोनिमस इज वेरी बेस्ट थिंग इफ यू आर ज्वाइनिंग एज एन AS और इन IB, ठीक है। बिल्कुल कोई भी डिटेल्स बाहर नहीं आनी चाहिए, और हमने भी जो वीडियो में डिटेल बताई है वो जनरल इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी खुफिया जानकारी हम नहीं बता रहे और नहीं हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल केयरफुली आपको इस जॉब में रहते हुए अपनी सर्विसेज क्या करनी है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिक्योरिटी और प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। स्टिल लेफ्ट विद क्वेरीज, ठीक है। अब फिर भी कुछ क्वेरीज बच गई होंगी, आप पूछिए हमसे, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, बट हम ऐसी कोई भी खुफिया जानकारी हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, कोई भी नेशनल इंटरेस्ट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज कोई चीज़ कर रही होगी हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ना हम एक्सपेक्ट करते हैं जो कैंडिडेट है वो हमको बताएं। तो आप भी बिल्कुल ऐसी क्वेरीज ना पूछें जो बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसी खुफिया से रिलेटेड। जनरल इन्फॉर्मेशन हमने देने की कोशिश की है, कोई भी क्वेरीज है फिर भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को रिस्पॉन्स देने की जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो जैसे हमने आपको बताया था कि बहुत ही फेजेस से गुजर के, इनपुट्स लेते हुए, मैसेज करते हुए, बहुत ही फेजेस से गुजर के आपके सामने ये वीडियो आती है, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, आप अपने रिस्पॉन्सेज में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।